Welcome to SAM Physics. Next part is vector. बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर पार्ट, फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। +1 में जितने भी चैप्टर आगे करते जाओगे वेक्टर क्वांटिटीज आते जाएंगी, तो इस चैप्टर के अंदर जो भी रूल्स फॉलो होंगे वो यूज होते जाएंगे। इसके सारे रिजल्ट्स आगे काम आएंगे, सारे रिजल्ट्स। अगर जिसको वेक्टर चैप्टर नहीं किया तो आगे फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, +2 में भी बहुत ज़्यादा। तो जब तक फिजिक्स करोगे तब तक वेक्टर चैप्टर काम आएगा, और वेक्टर इतना डीपली और बेसिकली करवाया जाएगा, तो ध्यान से इसको कंसंट्रेशन से करना। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मीन्स 5, 7, 9 ये वैल्यूज जो होती है वो मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए। एक यूनिक डायरेक्शन होनी जरूरी है, तभी वेक्टर होगा, अदरवाइज स्केलर बन जाएगा। साथ में एक लाइन और देखिए, ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जरूरी नहीं, वेक्टर लॉ को भी ओबे करना चाहिए। वेक्टर लॉज होते हैं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, उनको भी ये ओबे करने चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर मानी जाएगी। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और भी बहुत हैं जो हम करके आए हैं। मैंने वही बताए हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कर चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में कर चुके हैं, एक्सीलरेशन के बारे में भी कर चुके हैं। मैंने वही एग्जांपल बताए, एग्जांपल बहुत है लेकिन हमने ये स्टडी कर लिए हैं। एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। क्लियर? हम वैसे भी नॉर्मली आप देखोगे अगर डायरेक्शंस मेंशन करनी होती है तो एरो से ही करते हैं, ठीक है। किसी भी शॉप की हमें डायरेक्शन बतानी है तो वो एरो से बताते हैं कि इस साइड है। क्लियर? तो एरो से ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो के अंदर 2 चीजें हैं, एक है हेड, और ये पीछे वाली जो चीज होती है ये होती है टेल। हेड एंड टेल। जो टेल है, टेल क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। और हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। और टेल किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को, मैग्नीट्यूड को। टेल जितनी बड़ी होगी उतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लाइक दैट, जैसे एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से ज्यादा है, बट डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्लियर? 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर एंड एक्सियल। पोलर वेक्टर कौन से होते हैं? जिनकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो। लाइक दैट, एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो अलोंग द मोशन हुई ना। वेलोसिटी इज अलोंग द मोशन। क्लियर? तो ऐसे वेक्टर्स जो इसके अलोंग होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। क्या उनसे वेक्टर? पोलर वेक्टर, जो लीनियर मोशन में काम करते हैं। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट भी एक पोलर है, वेलोसिटी भी, एक्सीलरेशन भी, मोमेंटम भी, ये सारे क्या हैं? पोलर वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं? जो रोटेशन के अंदर होते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशन के अंदर जो वेक्टर होते हैं, रोटेट करने वाले जो वेक्टर होते हैं वो होते हैं एक्सियल वेक्टर, और पोलर जो मोशन
के अलोंग होते हैं, स्ट्रेट लाइन के रिप्रेजेंट मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रोटेशनल नहीं होते। अब जैसे रोटेशन है, रोटेशन होती है तो एक एक्सिस के अबाउट होती है हमेशा, जैसे लाइक दैट, इसको हमने घुमाना है तो यस ये एक्सिस के अलोंग घूम रहे हैं। ये एक पार्टिकल जो इस पॉइंट पे पार्टिकल है सारे के सारे वो फिक्स रहेंगे, बाकी सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, बाकी सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसकी जो डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस होते हैं, इसी को एक्सिस बोलते हैं। ये जो फिंगर थी ना इसी को एक्सिस बोलते हैं, और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देनी है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर की, जैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालो इसकी, एंगुलर वेलोसिटी। अब रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस। कैसे फाइंड करते हैं उसने ये भी बताया, राइट हैंड थंब रूल से। किससे, राइट हैंड थंब रूल से। क्या, जिस तरफ सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स आप क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने कैसे फिंगर रोटेट कर दी, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड यूज करना है, राइट। और थंब का क्या रोल है, थंब का क्या रोल है इसमें, देखिए जिस तरफ थंब जाएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यस ऊपर की तरफ। अगर ऐसे है तो इस साइड, ऐसे है तो ऊपर की साइड। क्लियर? तो ये किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी की। और ये एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है अलोंग का क्या है, एक्सिस। इसी एक्सिस के अराउंड कोई भी चीज घूमेगी, अगर ऐसे कोई चीज घूम रही है तो एक्सिस के अराउंड ही घूमेगी। कोई भी चीज ऐसे अगर रोटेट कर रही है तो एक्सिस के अराउंड घूमेगी। यही एक्सिस क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर? ओके, तो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस होती है एक्सियल। एक्सियल का मतलब एक्सिस के अलोंग, नेम से ही पता लग रहा है। तो एक्सिस के अलोंग होती है इसकी डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें भी रोटेशन होगा वो वेक्टर एक्सियल होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होते हैं देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक ओरिजिन है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है पी पॉइंट पे, तो मुझे इसकी पोजीशन बतानी है। मुझे क्या बतानी है, इसकी पोजीशन। तो देखिए जी कैसे बताया जाएगा। जैसे हमसे भी कोई पाथ को पूछता है तो हम क्या कहते हैं, आप इधर चले जाइए, राइट साइड चले जाइए, फिर उसके बाद लेफ्ट ले लेना, उसके बाद राइट ले लेना। हम ऐसा ही कुछ बताते हैं। तो हम उसकी क्या बताते होते हैं, उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं। हम इसमें फिजिक्स के अंदर एक्स वाई जेड को लेकर बताएंगे। फिजिक्स के अंदर हम किसको लेकर बताएंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को लेकर बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, इसकी मुझे पोजीशन को एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप एक्स एक्सिस की तरफ इतना जाइए, फिर वाई एक्सिस की तरफ इतना जाइए। एक्स एक्सिस की तरफ इतना जाइए, वाई एक्सिस की तरफ इतना जाइए, तो आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसकी आप पोजीशन चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो हम पोजीशन कैसे बता रहे हैं, हमें पता है एक्स में भी चलना है और वाई में इतना चलना है। तो यानी कि हमें क्या पता लगेगा, हम ऐसे जाएंगे, हम कैसे चले जाएंगे ऐसे। तो ये देखिए टू डायमेंशनल मोशन है, ये एक्स में भी चल रहे हैं और साथ साथ वाई में भी चल रहे हैं। तो x में देखिए यहाँ पे वैल्यू इतनी है, y की इतनी है। हम x में भी चल रहे हैं, y में भी चल रहे हैं, x में भी चल रहे हैं, y में भी चल रहे हैं। तो यस
कहने का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन क्या हुई, इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन एरो लगा दिया है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन से, दिस इज ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर, ओके। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ओपी क्या है, आर वेक्टर ही है, एक ही बात है ये, तो ओपी को ही हमने क्या बोला है, आर वेक्टर बोला है, तो आप सिंपल चाहे आर वेक्टर लिख दो चाहे ओपी वेक्टर लिख दो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर नाउ, तो देखिए यहाँ पर हम x यहाँ पे ये चले हैं, हमने इस वैल्यू को x ले लिया, इस वैल्यू को क्या ले लिया, x, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी हो सकते, तो हमने x ले लिया, और इस वैल्यू को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो हमने कितना ले लिया, y ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गए हैं क्या, x और y। अगर यहाँ से ये 3 होगा और ये 4 होगा तो x कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। तो जर्नल में हम समझ रहे हैं x इतना है और y इतना है, बट हमें डायरेक्शन नहीं पता लगी अभी तक। तो डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जी बड़े ध्यान से। x हम किसकी साइड चले, x एक्सिस की साइड चले या y एक्सिस की। अगर मैं इसको लिख दूं 2, यहाँ पे 2 लिख दूं तो आपको पता लग जाएगा क्या कि 2 है और इसकी डायरेक्शन क्या है। सिर्फ 2 लिखने से तो नहीं पता लगेगा, 2 लिखने से तो नहीं पता लगेगा। हाँ, तो डायरेक्शन मेंशन करनी है, मुझे पता है मैं यहाँ से 2 चलाऊं तो किस साइड चलाऊं, x की साइड चलाऊं। तो देखिए जी उसके लिए क्या लिखते हैं, i कैप, these are the unit vectors। यूनिट वेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो i कैप है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पोजीशन अलोंग x एक्सिस। जो पोजीशन x एक्सिस के अलोंग होगी उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i कैप से। और j कैप पोजीशन अलोंग y एक्सिस, जो पोजीशन y के अलोंग होगी उसको हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। k कैप पोजीशन अलोंग z एक्सिस। तो ये है। अब देखिए हमें पता लग गया कि x एक्सिस के अलोंग क्या है और कितना गया है, ये मैग्नीट्यूड बताता है, और ये क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे पता लगा, इट अलोंग द x एक्सिस, पता लग गया हमें x एक्सिस की तरफ गया है। और x की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 गया है, 2i कैप प्लस साथ में क्या गया है, प्लस y में कितना गया है, y में y एक्सिस की तरफ कितना गया है, y ले लिया हमने स्मॉल y। तो अगर ये वैल्यू 4 होगी तो 4j कैप लिख देंगे, बट y लिया एक बार जनरल तो yj कैप। यस, अब ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और ऊपर कैप लगाना है ना कि वेक्टर लगाना है। खास ध्यान रखें, वेक्टर और कैप में क्या डिफरेंस होता है नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता लग जाएगा। प्लस y j कैप, j कैप मींस मोशन अलोंग द पोजीशन अलोंग द y एक्सिस। ऐसे ही अगर हाइट पे होता है ये ऑब्जेक्ट, हाइट पे भी होता तो साथ में आ जाता z k कैप। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता लग गया कि हम x एक्सिस के अलोंग कितना जा रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग कितना जा रहे हैं, यही उसकी पोजीशन है। तो एक पोजीशन वेक्टर को क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रही है, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रही है, दोनों चीजें ही आ रही है।
नाउ अगर ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यहां P से कहां चला गया, Q चला गया, P पॉइंट से कहां चला गया, Q चला गया। अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, मुझे क्या बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताई जाएगी इसकी पोजीशन, देखिए जी। तो कैसे बताई जाएगी इसकी पोजीशन, यस, x में इतना और y में इतना, क्लियर। तो चेक कर लीजिए, तो मैं इसको ले लेता हूं जी, ये एक्स वाई थे, इसको मैंने क्या ले लिया, एक्स डैश वाई डैश। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक एक्स डैश है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, वाई डैश है। क्या है, वाई डैश। अगर मुझे अब ये दो हो गया तो r12 लिख देते हैं, r12। अगर मुझे ओ क्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ओ क्यू, ये वेक्टर है इसलिए ऊपर लगाया गया r2 वेक्टर। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x डैश है, ये किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, तो x डैश i, y डैश j, कितना गया, y डैश किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, तो y डैश j, क्लियर। जिससे हमें पोजीशन भी मिल रही है और डायरेक्शन भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो एक वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ पहले कहां पे था, यहां पे, फिर कहां पे आ गया, यहां पे, यहां से यहां क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेस हो गया कहां से, यहां से यहां। तो दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दैट मीन्स पी क्यू क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पी क्यू क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी क्यू, पहले पोजीशन कितनी थी, ये, फाइनल पोजीशन कितनी है, ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट ये से निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 0 10 20 30 40 50। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से यहां गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 है। कैसे निकाला, 50 माइनस 20, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 30। कैसे निकाला, 50 माइनस 20, फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना है 20, यहां से चला इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। अब उसकी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, r2, तो इनिशियल कितना है r1, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है और ये सिंपल था। नाउ अब देखिए r2 कितना है, ये रहा, x डैश i प्लस y डैश j माइनस xi प्लस yj। तो ये कितना आ जाएगा, x डैश माइनस x डैश माइनस x, i कॉमन आ गया, प्लस y डैश माइनस y j कॉमन आ गया। तो यस ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्या बताता है, ध्यान से सब इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। इट टेल्स हाउ मच, कितना, एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में और कितना डिस्प्लेस हुआ है, ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट ने अपनी कितनी पोजीशन चेंज की है और कौन सी डायरेक्शन में की है, ये सब कुछ बता रहा है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यस, तो देखिए कितना चेंज किया है, x डैश माइनस x, इतनी पोजीशन x एक्सिस में चेंज की है। x एक्सिस में कैसे पता लगा, ये बता रहा है ना, i क्या बताता है, अलोंग द x एक्सिस। तो अलोंग द x एक्सिस कितनी पोजीशन चेंज की है उसने, x डैश माइनस x, हाँ जी, यस। तो
ये x डैश है, ये इतना इतना x है, तो कितनी चेंज की है इसने, यहां से यहां चेंज की है, तो x डैश माइनस x इतना ही तो चेंज किया है, यहां से यहां आ गया x एक्सिस के अलावा। और y में कितना चेंज किया है ये भी देख लेते हैं, y में कितना चेंज किया है, यस। अब कितना है y डैश, पहले कितना था y, तो कितना चेंज हुआ, ये y डैश y है और ये y डैश है, तो कितना चेंज हुआ हमारे पास y डैश माइनस y, कितना चेंज हुआ y डैश माइनस y। आपको y माइनस y डैश नहीं, वो माइनस आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। चलो जी, x की वैल्यू 2 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू x डैश, इसकी वैल्यू ले ली हमने 3 4, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने 4 3, x बढ़ गया 4, y कम हो गया 3, ओके। तो x डैश ले लिया 4, y डैश ले लिया 3, x ले लिया 3, y ले लिया 4, तो ओके जी। इसको रिप्रेजेंट कीजिए r1, r1 कितना होगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 j कैप, क्लियर। r2 कितना होगा, r2 कितना होगा 4, किसके अलोंग है x एक्सिस के अलोंग, 4 i कैप प्लस 3 j कैप, पुट कर दीजिए यहाँ पे, यस, क्लियर। x डैश कितना है 4, आप पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं r2 माइनस r1 करके, इधर कर ही देते हैं चलो, ओके। p क्यू r2 माइनस r1, ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, r2 4i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 4j, 4 माइनस 3 1i, 3 माइनस 4 माइनस 1j। देखिए i की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ 1, i मतलब x एक्सिस, x एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ 1, यस 3 से 4 डिस्प्लेस हो गया, कितना हुआ 1, और डायरेक्शन भी बता रहे हैं साथ में अलोंग x एक्सिस, क्लियर, ओके। y के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ, देखिए 1 डिस्प्लेस हुआ अलोंग y एक्सिस, बट आगे क्या है माइनस, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड, प्लस का मतलब है अपवर्ड, तो यस 1 डिस्प्लेस हुआ नीचे, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 3, तो 1 डिस्प्लेस होगा किस साइड, नीचे की तरफ, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, तो क्लियर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 1 अलोंग x एक्सिस डिस्प्लेस हुआ, -1 मतलब नीचे, 1 हुआ डिस्प्लेस अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेस हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें बताता है कि कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, डायरेक्शन भी बता रहा है साथ में, और कितना हुआ ये बता रहे हैं, तो दोनों चीजें बताई जा रही हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के द्वारा। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये सिंपल जो है वो क्या है पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था छोटा सा, जिससे हमने बताया सारा कुछ, क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखिए यहाँ से 2 रिजल्ट याद रखेंगे जो सारे वेक्टर में काम आएंगे और आगे भी बहुत काम आएंगे। वो रिजल्ट क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा रिजल्ट क्या है। ये हमारे पास आ गया पी क्यू को हमने लिख लिया r, क्लियर। r इज इक्वल टू क्या आ गया r2 माइनस r1, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, क्लियर है। r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, क्लियर है, ओके। r2 किसके इक्वल आ गया r2, ये इधर आ जाएगा r प्लस r, यस r प्लस r1, ये आ गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, r और r1 देखना एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है, r ये रहा r1 ये रहा, यस r1 r, ये एक ही डायरेक्शन में है। अगर ऐसे जाता एरो ऐसे होता तो ये एक ही डायरेक्शन हो जाती, बट अब क्या हो गया, ये ऐसे है ये ऐसे, ये तो होगी एक डायरेक्शन, बट ये होगी इसके अपोजिट, r2 क्या हो गया इसके अपोजिट। तो एक रिजल्ट हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्या अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर 2 साइक्लिक ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के इक्वल होता है। देखो r2 इज इक्वल टू r1 प्लस r, है ना, ये दोनों एक ही ऑर्डर में है, ये उसके अपोजिट ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर वाला
हमेशा याद रख लीजिए, बहुत आगे यूज होने वाला है ये रिजल्ट। अपोजिट ऑर्डर वाला दो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के इक्वल होता है। अपोजिट ऑर्डर वाला दो सेम वेक्टर के सम के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, ठीक है जी। अपोजिट ऑर्डर वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू वेक्टर, या ज्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, वेक्टर्स लिख लेते हैं, सम ऑफ वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। ये लाइन आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये प्रूव है इसका, ये क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ये कितनी है लेंथ, ये वाली, ये कितनी है, ये अगर मुझे लेंथ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे R1 की लेंथ निकालनी है, R1 मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको, लेंथ भी बोलते हैं, बात एक ही है, मॉडुलस या फिर लेंथ। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये देखो एक ट्रायंगल बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपको आती है। ये x है, ये y है, तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है? रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप लोअर क्लासेस में करके आए हैं ये पॉइंट, तो है ना? तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, है ना? तो अगर मुझे इसका लेंथ निकालनी है, मॉडुलस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं इसका निकाल लूंगा, ये कितना है x डैश और ये कितना है y डैश। तो रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x डैश, परपेंडिकुलर कितना है y डैश, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल गया जी। अब आपको मैं सीधा बता देता हूं, एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे। देखो ये तो प्रूफ कर दिया, अब लर्न क्या रखना है? दूसरा रिजल्ट। एक रिजल्ट तो ये याद रखना है आपको, है ना? अब दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना है? देखिए ये R1 वेक्टर है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ लर्न कर लीजिए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर x स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देख लो आगे, ये तो हमने प्रूव किया डायग्राम से, बट डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखना है? रूट ऑफ x i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर k होता तो प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी लगा देते, वो भी आ जाएगा। ऐसे इधर देख लो, R2 हमने तो इस ट्रायंगल से प्रूव किया, लेकिन यहां से देखिए रूट ऑफ i का कोफिशिएंट x डैश का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट y डैश का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, तो आपने बस कुछ नहीं करना, सिंपल लगाना है रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है? ये इट इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन इसमें दो रिजल्ट बड़े अच्छे निकल के सामने हैं जो हमेशा याद रखने हैं। वो क्या? ओके, एक तो हमें पता लग गया कि पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, ये दो चीजें ठीक है, बट रिजल्ट क्या याद रखने हैं? और रिजल्ट ये है कि अपोजिट ऑर्डर वाला दो सेम ऑर्डर वालों के सम के इक्वल होता है। क्लियर? एक तो ये रिजल्ट, और दूसरा रिजल्ट क्या है? किसी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो उसका रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर? ये